अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज मैं काफ़ी मुख्तलिफ वीडियो लेकर आपके साथ आया हूँ और हम इंडेक्स पे तो बात करते ही हैं रोज़। थोड़ा सा उन चीज़ों को भी डिस्कस करें जो अक्सर हमारे मामलात बीच में होते हैं और हम उसमें या तो उसको डिस्कस हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे करते हैं। रियलिटी में उसको कैसे देखना चाहिए और समझना चाहिए, वो बड़ा अहम होता है। तो उसी नुक्ते नज़र से मैंने ये एक छोटी सी काविश की है कि शायद मैं कुछ लोगों को कुछ बातें समझा सकूं। तो ये आपके सामने पहली स्लाइड है जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और कोई पूरी हिस्ट्री नहीं, 1948 में इसका क़याम हुआ, मगर मैं उतनी दूर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ पिछले 21 सालों पर बात करूंगा। यहाँ पर मैं एक मैसेज देना आप लोगों को चाह रहा हूँ कि हम जब भी स्टॉक एक्सचेंज में किसी नुकसान का वो बनते हैं तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, मतलब ये कि हम वो जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी किसी को सौंपने की कोशिश करते हैं। हम किसी को या तो जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश करते हैं या तो हम अ, अपने ऊपर या जिस पर भी हो, हम उस मसले को रिजॉल्व करने का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते। अगर हम ऐसा कर लें तो शायद हम दोबारा उस मुश्किल में ना पड़े, उस नुकसान में ना पड़े। तो दूसरों को पे जिम्मेदारी डाल देना उससे बेहतर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि याद रखिए एहतसाब शुरू होता है एक्सेप्टेंस से। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ गलती हुई है, तो फिर आप उसको दुरुस्त करने की तरफ आगे चलेंगे। आपके सामने दूसरी स्लाइड है, तो मैं आप लोगों को पेशगी ईद मुबारक कहूँगा। और बल्कि शायद जब वीडियो मिले तो ईद आपके पास शुरू हो चुकी हो। तो यहाँ पर मैंने मार्केट का जो हाई है वो बताने की आपको कोशिश की है, और इस स्लाइड में मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो चोटी है, हम शायद वहां तक, उसके पीक तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। और वो कब पहुंचेंगे? जो पीक पर चढ़ने की सलाहियत रखता है तो उसको पता है कि ऐसा नहीं होता कि जब हम स्टार्ट करते हैं चलना तो हम सीधा पीक पे जाकर रुकते हैं। हम बीच में रुकते भी हैं, तो हम चलते हैं। तो इसलिए मैं इस वक्त जो मार्केट का एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड हाई बना है 70,677, 70,677, उसको मैं हतमी या आखिरी पीक तो नहीं करार दे सकता। तो लिहाजा अभी पीक बहुत आगे है, मतलब ये कि स्काई इज द लिमिट। ठीक है जी। और मगर इस वक्त हम जो खड़े हैं ये हिस्टोरिकल हाई है, और 70,314 जो है हिस्टोरिकल क्लोजिंग भी है। इससे पहले मार्केट इतने बड़े फिगर्स में कभी क्लोज नहीं हुई। तो ये हिस्टोरिक डे 9 अप्रैल 2024 का बना। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसमें मैंने यहाँ पर 21 सालों को आपको दिखाने की कोशिश की है। 2000 बल्कि 21 साल से ज्यादा, मगर मैं 2004 से बेसिकली इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2004 से 2024। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, और कि किसके दौर में मार्केट ने या मईशत ने तरक्की की। पहले तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि इंडेक्स का ऊपर जाना वो मईशत के मुकम्मल तौर पे मईशत के ऊपर जाने को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो उसकी अक्कासी नहीं करता कि अगर मार्केट ऊपर गई है तो मईशत भी ऊपर चली गई। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1950s में हम जर्मनी को कर्जा दे चुके हैं, मदद कर चुके हैं। 1950s या 60s में PIA यूज्ड टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, मगर 2024 में कनाडा के अंदर उसका क्रू मेंबर हशीश और आइस स्मगलिंग में पकड़ा जाता है। तो मईशत और हालात, माशरत, मॉरल वैल्यूज, ये तमाम डिक्लाइन पे हैं, मगर मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये सवाल लोगों के जहन में पैदा होता है कि यार मईशत तो तरक्की कर नहीं रही, ये मार्केट क्यों ऊपर जा रही है?
इसकी अगर आसान तरीन मिसाल ले लें आसान तरीन मिसाल ले लें तो अगर कोई पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो जब तक अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी है, उसको बड़ा होना है, वो बड़ा होगा। तो मार्केट भी ऐसे ही है कि अगर मार्केट है, उसमें कॉरपोरेशंस हैं, तो उसको तरक्की तो करनी है। उन कॉरपोरेशंस को देखिए ना, मईशत तो पूरे मुल्क को रिफ्लेक्ट करती है। मईशत अक्कास है उन तमाम इकाइयों की जो मुल्क की मईशत और माशरत पे असरअंदाज होती है। मईशत के अंदर माशरत भी है, ये बात याद रखिए मेरी, मईशत के अंदर माशरत भी है। तो वो उन तमाम चीजों को अक्कास करती है। मगर स्टॉक एक्सचेंज को एग्जैक्टली मईशत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ना माशरत है और ना पूरी मईशत है। ठीक है जी। स्टॉक एक्सचेंज में वो चंद कॉरपोरेशंस हैं जो इसके अंदर लिस्ट हुई हुई हैं। तो अगर वो बढ़ रही हैं, अगर वो ग्रो कर रही हैं, अगर वो परफॉर्म कर रही हैं, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। नो मैटर व्हाट के आपकी मईशत उतनी अच्छी नहीं है। आप मुझे बताइए कि लोगों ने भूख से खुदकशियां की, सैलाब आए, कोविड आया, मसाइल हुए, मगर मैं बीइंग अ कराचीआइट, मैंने तो ये देखा कि रेस्टोरेंट्स में वेटिंग टाइम मुझे फिर भी नजर आया। और बड़े शहरों में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, लाहौर में देख लें, रेस्टोरेंट्स में वेटिंग टाइम आया। उन रेस्टोरेंट में जिसमें पाकिस्तान के 90% लोग खाने का तसव्वुर नहीं कर सकते, उन रेस्टोरेंट्स में वेटिंग टाइम बरकरार रहा। तो अगर तो इतने अच्छे हालात हैं जैसा कि रेस्टोरेंट्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो क्या मईशत भी इतनी अच्छी है? ऐसा नहीं है। 90% लोग परेशान हुए, आटे की लाइनें लगी, लोग भागे दौड़े कि उनके महीने की ग्रोसरी पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। मगर वो रेस्टोरेंट ने तो बिजनेस किया, उसने तो प्रॉफिट बनाया। तो उसी तरह कॉरपोरेशंस भी हैं, वो कॉरपोरेशंस, और आपको मैंने अपनी कई वीडियोस में एक बात कही थी कि अब मईशत को अफराद से अलग नहीं किया जा सकता। जो पॉपुलेशन होती है, हम उससे अलग नहीं कर सकते। तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, 25 करोड़ या उससे जायद, तो यकीनी तौर पे उस पॉपुलेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो उनको पूरा करने के लिए वो कॉरपोरेशंस जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, वो परफॉर्म तो कर रही हैं। कपड़ा सबने पहनना है, कपड़ा बन रहा है, तो गाड़ियां बननी है, कम्यूटिंग सिस्टम चलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ लोग घर बना रहे, घर में रिपेयर वर्क कर रहे हैं, तो कलर्स, केमिकल्स भी काम करेंगे, सीमेंट भी काम करेगा, स्टील भी काम करेगा। आईटी दुनिया से भले हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, हम डेवलप नहीं हो रहे, मगर उस टेक्नोलॉजी से जो हमें मिल रहा है, हम उस पे आगे तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर भी ऊपर जाएगा। तो ये तमाम कॉरपोरेशंस चूंकि स्टॉक एक्सचेंज में है, तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा। अब आ जाते हैं स्लाइड की तरफ, जिसमें मैंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अंडर डिफरेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टेन्योर्स। अच्छा, जब मैं ये सारी चीजों को गो थ्रू कर रहा था, तो मुझे बड़ी मजेदार चीजें नजर आई। मतलब हैरान कुन बात मैं आपको बताऊं, 1947 से अब तक, 1947 से अब तक पाकिस्तान के अंदर एक वजीर आजम ऐसा नहीं है जिसने अपनी टेन्योर को पूरा किया हो। इसमें सब में ज्यादा जो टेन्योर जिसने किया, उसमें हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, जिन्होंने 4 साल और पता नहीं कुछ दिन अपना टेन्योर किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने भी 4 साल कुछ दिन अपना टेन्योर पूरा किया। 5 साल किसी ने भी मुकम्मल नहीं किया। जो नवाज शरीफ साहब का दौर था 4 साल कुछ दिन का, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी जुड़े हुए हैं। जो यूसुफ रजा गिलानी का दौर था, उसमें राजा परवेज अशरफ जुड़े हुए हैं। तो किसी भी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं किए। अच्छा, उसके बाद मजेदारी की बात मैं आपको ये बताऊं, जब मैं ये देख रहा था, तो साथ साथ मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टेन्योर भी देख रहा था कि आखिर अगर इनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए।
तो वो भी मैं आपको गोश गुजर करूंगा क्योंकि बड़ी मजेदार उसमें नंबर्स है। तो जनाब मैं शुरू करता हूं 1948 से। वैसे तो आप लोगों के पता नहीं इल्म में हो ये बात या ना हो, पाकिस्तान एक प्रॉपर स्टेट बना 1956 में जाके। पता है आप लोगों को ये बात? शायद ना पता हो, क्योंकि 1956 से पहले हमारे ऊपर ना नजर आने वाली एक मुनार्क मौजूद थी, जो ब्रिटिश जो बादशाह थे या मोहतरमा थी मलका, उनका साया हमारे सर पे मंडलाता रहा। 1956 में हमारी उनसे जान छूटी थी। अच्छा, पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पहले साहब थे वो जनरल सर फ्रैंक मिसरवी थे, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक का दौर पूरा किया। तकरीबन 179 डेज बनते हैं। उसके बाद एक और जनरल आए, सर डगलस। तो सर डगलस डेविड ग्रेसी, उन्होंने तकरीबन 2 साल और 339 डेज, तकरीबन 3 साल मुकम्मल किए। तो 3 साल और 179 डेज, यानी कि 3.5 साल, हाँ तकरीबन 3.5 साल जो है दो गोरे हमारे सर पे मुसल्लत रहे। गोरों के जाने के बाद जो हमारे चीफ आए पहले, वो अयूब खान साहब थे। अयूब खान साहब की खूबसूरत बात यह थी कि अयूब खान साहब का जो दौर है, मैं उनके एज ए COS की बात नहीं करूंगा सिर्फ, मगर जो उनका पूरा दौर है वो 8 साल पर मुहित था। 8 साल, 7 years 284 days, 7 years, 7 साल और 284। वो 1951 जनवरी से लेकर वो अक्टूबर 1958 तक मौजूद रहे। उसके बाद मूसा, जनरल मूसा आए, जो 7 साल 325 दिन तक COS रहे, और 1958 से लेकर 1966 तक। ठीक है जी। उसके बाद जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, जो कि हिस्ट्री में हमारे बड़े ही जबरदस्त किस्म के चीफ थे, जिनका बड़े बड़े कारनामे मौजूद हैं। उनका दौर भी 5 साल 93 डेज का था, और पूरे एजाज के साथ उनकी तदफीन हुई थी। 18 सितंबर 1966 को उन्होंने चार्ज संभाला, और 20 दिसंबर 1971 को वो गए, यानी कि 5 साल और 93 दिन। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन तमाम COS का जो टेन्योर है वो बड़ा ही जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर 17 सितंबर 1966 को मूसा खान, जनरल मूसा जाते हैं, तो 18 सितंबर 1966 को याहिया खान आ जाते हैं। आधे दिन का भी गैप नहीं है। तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का कनेक्टेड इनकी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो 5 साल 93 डेज याहिया खान साहब ने गुजारे। फिर जनरल गुल हसन खान आए। जनरल गुल हसन खान बेचारे सिर्फ 74 दिन रहे। उसके बाद आए जनरल टिक्का खान। टिक्का खान तकरीबन 4 साल मौजूद रहे। टिक्का खान साहब के पास आए जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब जो हैं, उन्होंने 12 साल 169 डेज हुकूमत की, और 90 डेज के लिए आए थे। बड़ा ही मुतवातर। ये कंपैरिजन मैं किस लिए कर रहा हूं? मैं आपको ये कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूं कि इस कंपैरिजन में इनकी जो टेन्योर है और जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी, उसके टेन्योर, कोई सा भी टेन्योर ऐसा नहीं है जो उन्हें मुकम्मल किया हो। एक भी वजीर आजम 75 सालों में, एक वजीर आजम ऐसा नहीं। जबकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपना टेन्योर नहीं मुकम्मल किया, अपने टेन्योर से बहुत आगे जाके अपनी जाफिशानी के साथ अपनी कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद असलम बेग साहब हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो काबिल तारीफ तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। तो उसमें असलम बेग साहब थे। आसिफ नवाज साहब का तो इंतकाल हो गया था। तो जनरल असलम बेग तकरीबन 3 साल पूरे किए, पूरे 3 साल किए। आसिफ नवाज साहब 1 साल और 145 दिन। उसके बाद आए अब्दुल वहीद काकड़ साहब, उन्होंने पूरे 3 साल किए। फिर आए जहांगीर करामत साहब, उनका टाइम पीरियड तकरीबन 9 साल का बनता है। उसके बाद आए परवेज मुशर्रफ साहब। परवेज मुशर्रफ साहब ने
3 साल लगाए। अब यहां से वो दौर शुरू होता है उन 21 सालों का जिन पे हम स्टॉक एक्सचेंज को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन 21 सालों में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब भी मौजूद थे। फिर उसके बाद फिर अशफाक परवेज कियानी साहब आए और उन्होंने भी 9 साल और 53 डेज का टाइम पूरा किया, तो यानी कि 3 एक्सटेंशन तो हो गई। नहीं सॉरी, परवेज मुशर्रफ साहब ने 9 साल 53 डेज किए, अशफाक परवेज कियानी साहब को एक एक्सटेंशन मिली और उन्होंने 6 साल पूरे किए। उसके बाद आए राहिल शरीफ साहब। राहिल शरीफ साहब ने भी पूरे 3 साल लगाए। बेशक राहिल शरीफ साहब की कोशिश थी या नहीं थी, खबरों की हद तक ये है कि एक्सटेंशन की ख्वाहिश उनकी भी थी, एक्सटेंशन के बाद उनकी ख्वाहिश फील्ड मार्शल बनने की भी थी और बिला आखिर वो फिर एक सऊदी अरब में एक अच्छे जगह पे तैनात हो गए। राहिल शरीफ साहब के बाद हमारे पास आए खमर जावेद बाजवा साहब। खमर जावेद बाजवा साहब ने 5 साल 360 दिन यानी कि पूरे 6 साल 2 टेन्योर पूरे किए, उनको भी एक्सटेंशन मिली और उन्होंने पूरे 2 टेन्योर पूरे किए। फिर अब आए हैं जनरल आसिफ मुनीर साहब, जिनको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तकरीबन 4.5-5 महीने का टाइम हुआ है, तो अभी मुझे नहीं पता इनका टेन्योर कितना होगा। अब ये तो मैंने आपको सारे टेन्योर बड़ी तफसील से बता दिए। अब आ जाए पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स की तरफ, वापस उसी स्लाइड पे जिस पे हम थे, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर मैंने जो पहला टेन्योर दिखाया है 2002 से 2004 का, तो ये बेसिकली 1998 से 2007 तक का जो टाइम है वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का है। तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो वजीर आजम थे, एक जमाली साहब थे। जमाली साहब के पास चंद दिनों के लिए, मेरे ख्याल में 74 दिन के लिए आए थे हमारे ये खास लीग के जो प्रेसिडेंट है चौधरी शुजात साहब, और फिर उसके बाद शौकत अजीज साहब आ गए। मगर बहरहाल टाइम किसी ने पूरा नहीं किया, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। 2007 में इनका दौर खत्म हुआ शौकत अजीज साहब का और परवेज मुशर्रफ साहब का। परवेज मुशर्रफ साहब के जाने के बाद अशफाक परवेज कियानी साहब आए, जिन्होंने 6 साल लगाए। 6 साल, हाँ 7। अशफाक परवेज कियानी साहब ने, मैं दोबारा से चेक करके आपको बता देता हूँ, भूल जाता हूँ, जाहिर बात है। अशफाक परवेज कियानी ने, जी जनाब, 6 साल लगाए। तो जो ये 6 साल अशफाक परवेज कियानी साहब के थे, इसके अंदर आए दो मतलब 2008 से लेके 2012 तक का दौर गुजारा इन्होंने राजा परवेज, सॉरी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास कुछ अरसे के लिए, साल या उससे थोड़ा कम का अरसा, राजा परवेज अशरफ थे और इसी में हमारी मार्केट का एक हाई बना 15,740 का। ये अप्रैल 2008 की बात है। उसके बाद फिर इनका दौर खत्म हुआ और उसके बाद एक जबरदस्त दौर आया राहिल शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, ये जो दौर था ये इस हवाले से बहुत बेहतरीन दौर साबित हुआ क्योंकि इसमें मार्केट जो है बहुत ऊपर गई, बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर गई और उसमें हमने 53,127 का हाई देखा मई 2017 में। और ये दौर जो है PMLN का था, जिसमें टाइम पीरियड तो पार्लियामेंट ने पूरा किया था, सिर्फ फर्क ये हुआ था कि वजीर आजम तब्दील हुआ और शाहिद खाकान अब्बासी ने कंटिन्यू किया। राहिल शरीफ साहब 3 साल के बाद चले गए। उसके बाद आते हैं बाजवा साहब। बाजवा साहब 2016 में आते हैं राहिल शरीफ के बाद और 2022 तक रहते हैं। इनके भी 6 साल है और इसमें 2017 के बाद इमरान खान साहब आते हैं। 53,000 के हाई के बाद इमरान खान साहब के दौर में फिर एक लो बनता है। उसमें ये सारा जो लो बनने का क्रेडिट है पूरा इमरान खान को देना भी ठीक नहीं होगा, मगर मैं आपको दोबारा 2013 और 17 की तरफ ले जाता हूं क्योंकि मैं यहां पर यह बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। 21 साल की हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, मगर 2013 और 17 पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतरीन टाइम इसलिए भी होगा क्योंकि 2014 से पाकिस्तान के अंदर सियासी तलातुम पैदा हो गया था, जब 2014 में
धरना शुरू हुआ था। यानी कि 2014 से 24 10 साल पाकिस्तान सियासी गहमा गहमी कह ले, मसाइल कह ले, और अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो फिर मैं चौधरी, क्या नाम था उनका, जो चौधरी साहब थे चीफ जस्टिस जो थे, उनका को शामिल कर लूं, तो बेसिकली पहले जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ। इसने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सिस्टम को काफी हद तक बर्बाद किया। क्योंकि जब ये चीजें इस तरह की एक्टिविज्म होता है तो जो कारोबारी हजरात होते हैं, जो कारोबार करने की सलाहियत जिनमें होती है, वो थोड़े से हेजिटेंट हो जाते हैं, हिचकिचाहट का मुजाहरा करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि यार आज, अब आप अगर एक दिन में अदालत की 3 ब्रेकिंग न्यूज देख लें तो जो बिजनेसमैन है वो तो परेशान होगा कि यार आज इसको निकाल दिया, कल उसको निकाल दिया, राजा परवेज अशरफ, क्या नाम है उसका, यूसुफ रजा गिलानी को निकाल दिया, राजा परवेज आ गए, अब राजा परवेज पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। एक बेयकीनी और बेचैनी वहां से शुरू हो गई जहां से जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ। उसके बाद जो कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, वो 2014 में लगी। 2014 में जब, वैसे तो जो हाइब्रिड रजीम पर काम शुरू हुआ वो तो बहुत पहले शुरू हो गया। अगर आप लोगों के इल्म में हो तो अब्दुल सत्तार ईदी ने न्यूयॉर्क से एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आप लोगों के इल्म में हो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, तो वहां पे हाइब्रिड रजीम का बीज बो दिया गया था। बड़ी पुरानी बात है, मगर 2014 में वो बीज एक पौधा बन के उभरा, और उसके बाद आज भी जनरल फायद ईसा जो आज हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनका वो फैसला, और उसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस, और फिर क्या तबाहियां मची आपके सामने है। तो 2014 से 24 अगर मैं लूं तो 2014 से 24 इंतहाई बुरा वक्त पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की और माशरत सबके लिए बुरा था। उसके बावजूद 2017 में मार्केट 53,127 का हाई बनाती है, और क्यों बनाती है वो डिटेल मैंने आपको समझा दी कि कॉरपोरेशंस तो ऊपर जाएंगी, जो कुछ भी हो। पाकिस्तान को अगर कर्जे की जरूरत है, आईएमएफ की जरूरत है, तो ये जो कर्जा है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने नहीं लिया आईएमएफ से, ये कर्जा उन्होंने नहीं लिया। वो अपने पैसे पे काम कर रही हैं और वो अपनी अर्निंग भी दिखा रही है, ग्रोथ भी दिखा रही है। स्टॉक एक्सचेंज रिफ्लेक्ट करता है अपनी कॉरपोरेशंस को, ना कि हुकूमत की कॉम्पिटेंस को या उनकी, हाँ उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी गवर्नेंस इसको मदद फराम करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बाहर से इन्वेस्टमेंट को लेके आना, यानी कि बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना, उससे मईशत को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को यकीनन भरपूर मदद मिलती है। मगर वो टोटली ऐसा नहीं होता कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इनकी गवर्नेंस के पीछे बैठी हुई, ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो 2014 के बावजूद 2017 में हाई लगा। उसके बाद खान साहब का दौर आ गया। खान साहब को मैं सारा क्रेडिट उनको नहीं दूंगा मार्केट की तबाही का, क्योंकि उसमें कोविड भी आया। अगर हम याद करें तो 2018 नवंबर में कोविड आ गया दुनिया में, और 2019 फरवरी में नहीं, 2019 नवंबर में कोविड आया, और 2020 फरवरी में कोविड पाकिस्तान में डिक्लेयर हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट का गिरना वो हैरान कुन नहीं था। पूरी दुनिया की मार्केटें गिरी, मईशत तबाह हुई, क्रूड ऑयल की कंजम्पशन ही खत्म हो गई, और बहुत कुछ तब्दील हुआ। तो वो भी एक रीजन है। मगर बहरहाल कोविड के बाद, कोविड में मतलब अल्लाह ताला ने हमें उससे बचा के रखा, हम लोग आज एग्जिस्ट करते हैं, हम जिंदा रहे, तो हमने रोटी भी खाई, हमने कपड़े भी पहने, हमने गाड़ी भी चलाई, हमने सफर भी किया, तो काम स्लो डाउन हुआ मगर चलता रहा। मगर बदकिस्मती ये थी कि जो राहिल शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दौर में जो सीपैक पे काम की जो स्पीड और ताकत थी, वो 2014 के धरने के बाद तबाह हो गई, खत्म हो गई वो। और उसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा क्योंकि सीपैक अकेला खुद कुछ नहीं था सिर्फ, बल्कि सीपैक के साथ एसोसिएट इंडस्ट्री जो है वो बड़ी तेजी से बूम कर रही थी।
हर चीज उसके साथ अटैच होती जा रही थी, जिसकी बड़ी आसान मिसाल पाकिस्तान में बहुत सारी मोटरवेज हैं। सब में आसान तरीन बात कि आज सीपैक तो जहां भी पहुंचा नहीं पहुंचा, अल्लाह के करम से पाकिस्तान को रोड का एक जाल तो मिला। तो कुछ ना कुछ हो रहा था। और जब कोई हाईवे बनती है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हाईवे में रेस्ट एरिया में जो रेस्टोरेंट एरिया, ये जो इस्लामाबाद लाहौर की हाईवे है, उसमें जो बेहरा का जो रेस्ट एरिया है, अगर आप उसको देखें और जस्ट कैलकुलेट करें कि उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने लोग आके रुकते हैं, क्या कुछ होता है, तो यकीनी तौर पे मईशत और माशरत के लिए वो फायदेमंद था। तो बेहतरी आई, उससे टूरिज्म बढ़ा, बहुत सारे फायदे हुए। फिर यहाँ से कश्मीर और आगे जाए, बड़ी रोडें बनी, बड़ा कुछ हुआ। तो एनीवे ये तमाम काम रुक गया राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के जाने के बाद। खान साहब के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई। रियल एस्टेट वाले बड़े खुश हुए, मगर कौन? आप जरा इसको नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मेरा काफी गहरा ताल्लुक है रियल एस्टेट के लोगों से। मैं खुद रियल एस्टेट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, मैं उसके शदीद खिलाफ हूं। पाकिस्तान में जिस तरह की रियल एस्टेट बिजनेस हो रहा है, मैं उसका शदीद मुखालिफ हूं, क्योंकि वो मेरे मुल्क की तरक्की की सब में बड़ी रुकावट है। क्योंकि फाइलों का ट्रेड होना, मैं इसके शदीद खिलाफ हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 40-30 हजार में एक ठेले वाले को अगर एक ठेला खड़ा करता है तो उससे उसका एक घर चल सकता है, मगर 40 लाख की फाइल जो है 10 लोगों के हाथ में एक साल में घूमती है, उससे ना मुल्क को कुछ मिलता है, ना माशरत या किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो लिहाजा उसको एक तरफ रख दीजिए। तो इमरान खान साहब के दौर में रियल एस्टेट के जिसको लोग बूम कहते हैं, वो बूम ये था कि सिर्फ रोटेट होती रही फाइलें, लोगों को जमीनें दी गई और लोग दबादब कॉलोनीज बनाते रहे। अगर आप रहने वालों की बात करें, मुझ जैसे कितने लोग होंगे जो शायद अपना घर नहीं बना पाते होंगे, कितने लोग होंगे जो किराए के घरों में रहते होंगे। तो वो जो घर या वो जमीनें या वो जो बिकी, तो वो उन लोगों को बिकी जो जिनका सेकंड और थर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर कंस्ट्रक्शन होती और आम आदमी अपने घर में जाता, तो उससे वो होती प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो नहीं हुई। फाइलें घूमती रही। और अगर वाकई कंस्ट्रक्शन होती और वाकई घर बनते, मैं इस्लामाबाद में जब कभी मैं देखता हूं, कराची में जब मैं देखता हूं, कई कॉलोनीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ प्लॉट ही प्लॉट है, 2-4 घर बने हुए, रहने वाला नहीं है। तो बहरहाल वो बिके तो है, करोड़ों और लाखों में उनकी वैल्यूज हैं। तो उसके बाद उसका नतीजा एक बबल की शक्ल में आना था। इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, 2021 में एक वीडियो कर चुका हूं, जब मैंने लोगों को वार्न किया था कि रियल एस्टेट से बाहर निकले। बहरहाल, तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न होने की वजह से 2018 से जो इमरान खान साहब का दौर है 22 का, उसमें जो सपोर्ट स्टॉक मार्केट को मिलनी थी वो नहीं मिली। हाँ, उस दौर में कोविड में हमारी टेक्सटाइल ने बड़ा बूम किया। हालांकि कोविड आया, जब बांग्लादेश के अंदर कोविड बहुत बुरी तरह फैला, तो हमारी टेक्सटाइल जो कमोबेश बंद हो चुकी थी, उसने सरवाइव किया, रिवाइव किया और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो हमने बेसिकली, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज की कॉरपोरेशंस या स्टॉक एक्सचेंज अपनी भरपूर कोशिशों, काविशों और परफॉर्मेंस के साथ नजर आई, मगर जो सपोर्टिंग चीज होनी चाहिए थी, जिसको मईशत कहते हैं या इकोनॉमिक मैनेजर्स होते हैं या गवर्नमेंट होती है, उसका कोई सपोर्ट मौजूद नहीं था। और यही वजह थी हमने मार्केट में फिर लो देखा 2018 और 22 के टेन्योर में। और वो जो राहिल शरीफ साहब ने जो खड़े होके कहा था कि चाइना को सपोर्ट दिलाई थी कि मैं पीछे खड़ा हूं सी पैक के, तो भाजपा के दौर में हमें वो चीज नजर नहीं आई और आहिस्ता आहिस्ता सी पैक जो है उस क्लोज होना शुरू हो गया, बहुत सारी चीजों पे काम रुकता चला गया। मतलब अगर आप नोटिस करें तो परवेज मुशर्रफ से लेकर राहिल शरीफ तक बलूचिस्तान और सी पैक में काम की रफ्तार बढ़ती नजर आई थी। वो फिर बाजवा के दौर में आके और इमरान खान साहब के दौर में मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। अब मुझे नहीं मालूम इनके एजेंडे क्या थे, सी पैक होना था या नहीं होना था। मैं सी पैक को पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा समझता हूं। अब अगर चाइना शिफ्ट हो जाता है, श्रीलंका की तरफ गया या बांग्लादेश या अफगानिस्तान की तरफ गया, तो इससे पाकिस्तान ही को लॉस होगा। सोचना चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने उसके
पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जनाब दौर आया, फिर जिस तरह मैंने कहा 2014 से 24 पूरा खराब टाइम है मईशत के लिए। और फिर 2022 के अंदर हुकूमत तब्दील हो गई, पीडीएम 1 आ गई। पीडीएम 1 जिसको होम्योपैथिक गवर्नमेंट भी कहा गया, तो उसने कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की, कोई फैसले तो नहीं हुए, मगर चूंकि एक सैचुरेशन होती है, अगर पीडीएम की हुकूमत में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया, जुलाई 2023 से जो परफॉर्मेंस हुई, तो इसका क्रेडिट मैं शहबाज शरीफ को नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसका क्रेडिट मैं इस तरह दूंगा, दो बातों को दूंगा। नंबर एक ये कि मईशत जहां तक आ चुकी थी, उसके बाद मईशत भी नहीं, स्टॉक मार्केट जहां पे आ चुकी थी और जो हालात हो चुके थे, उसके बाद वो बॉटम आउट कर रही थी, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था उसके पास। स्टेट बैंक का जो डिस्काउंट रेट था, वो जहां तक बढ़ाने की कोशिश की गई और बढ़ाया गया, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था कि उससे ज्यादा बढ़ाया जाता। तो ये वो तमाम चीजें थी कि जो मैसेज थे, जो लोग थे, वो इन तमाम मुश्किलात को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। जैसे मैं खुद हूं, मैं बिजली के बिल को एब्जॉर्ब कर चुका हूं, जितने टैक्सेस मुझ पे लगे मैं एब्जॉर्ब कर चुका हूं, तो मेरे अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बढ़ गई। तो उसके बाद फिर सर्वाइवल के लिए मुझे खड़े होना पड़ा। तो जो सर्वाइवल के लिए हम आगे बढ़े, तो मार्केट ने परफॉर्म करना था, वो कोई हैरानकुन बात नहीं थी। यही वजह थी कि 2023 को मैंने बाइंग का साल करार दिया। उसके बाद फिर अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो पीडीएम 1 को तो छोड़ दें, मगर पीडीएम 1 में एक काम जरूर हुआ, जो खान साहब के दौर में जो चीजें रुकी हुई थी, जो आईएमएफ के झगड़े हो गए थे, आईएमएफ, और चूंकि इमरान खान साहब जो है जाते जाते कुछ ऐसे काम कर गए थे, जैसे पेट्रोल की प्राइस कम कर दी, आईएमएफ के उसके साथ वायलेशन कर दी थी, उन तमाम को सेटल करने में, जिसमें मिफ्ता इस्माइल का बड़ा हाथ है, शहबाज शरीफ साहब का हाथ है, और उससे बढ़कर आर्मी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का बड़ा हाथ है, इन सब ने मिलकर कोशिश करके दोबारा आईएमएफ को एक पेज पर लेकर आए, और फिर हमारे पास फिर थोड़ी स्टेबिलिटी की सिचुएशन पैदा हुई। और अब जो स्टेबिलिटी नजर आ रही है, उसकी वजह क्या है? अगेन, उसकी वजह गवर्नमेंट नहीं है, उसकी वजह गवर्नमेंट नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो हल्के, जो ताकतवर हल्के हैं, उनको ये अच्छी तरह बात पता है, हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से पता है, मगर बाद दफा उनके मफादात इतने हावी हो जाते हैं कि वो इस बात को सबसाइड कर देते हैं, भूल जाते हैं कि मईशत नहीं होगी तो मुल्क में उनकी भी ताकत बाकी नहीं रहेगी। तो इस वक्त मईशत इतनी बड़ी मसला बन चुका था कि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने अपनी एक वीडियो में ये बात कही थी कि ये जो जब निगरां हुकूमत थी, मैंने कहा निगरां हुकूमत ही रहेगी, सिर्फ फर्क ही पड़ेगा, शक्लें बदल जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो नई हुकूमत आई है, वो मेरे हिसाब से है तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मगर मुझे इसकी शक्ल निगरां हुकूमत से बहुत मिलती जुलती लगती है, कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता मुझे। तो बहरहाल इनमें एक बात पे कंसेंसस है, इट्स अ 1 पॉइंट एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट को तो छोड़ दें, जो भी ताकतवर लोग हैं या जो इस मुल्क को इस वक्त चलाते हैं, चाहे वो वजीर आजम साहब हो या जुडिशरी हो या मीडिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, मुझे तो नहीं पता कौन चलाता है, मगर जो भी चलाता है उनको ये अच्छी तरह पता लग गया है कि मईशत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। और ये बात मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो रहा ना। मैंने उस वक्त भी कहा था जब शब्बर जैदी साहब बार बार चीख रहे थे कि वो हो गया, और भी काफी सारे लोग थे जो कह रहे थे कि जी बस हम तो डिफॉल्ट कर गए, हम तो डिफॉल्ट कर गए। तो मैंने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता। उसकी दो रीजंस मैं हमेशा देता हूं। नंबर एक, पाकिस्तान जिनका खाता है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में देख नहीं सकते, वो डरते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की एक ऐसी प्रोडक्ट है जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं उसका जिक्र तस्करा नहीं करना चाहता। आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो अपने विजन को बढ़ाएं और अपने इल्म को बढ़ाएं, मालूम करने की कोशिश करें। खैर बहरहाल तो इस वक्त जो परफॉर्मेंस हो रही है उसका ताल्लुक भी गवर्नेंस से नहीं है, उसका ताल्लुक इस बात से है कि ये बात समझ में आ गई है कि यार बाद में फिर दोबारा से सियासत करेंगे, दोबारा से गेम खेलेंगे, मगर फिल वक्त जो है ना, मईशत को कम से कम उस जगह पे तो ले आओ जहां पे हम सर्वाइवल के पे खड़े हो सके।
तो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, सो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये मैंने आपको तमाम चीजें ये दिखाने की कोशिश की है। अब आ जाइए अगली स्लाइड पे। यहां पर ये चार्ट खास तौर पर मैं अपने उन दोस्तों के लिए मैंने बनाया है जो सिर्फ मार्केट को बुरा भला कहते हैं, अरे बर्बाद है स्टॉक मार्केट, तो बेकार है, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। मेरे अपने दोस्त रिश्तेदार ऐसे हैं, जब उनके साथ कभी बैठते हैं, अरे छोड़ो यार मार्केट में क्या है। तो वो लोग चूंकि लॉजिकल नहीं बात समझ सकते, कर सकते न कर सकते, कि लॉजिकल बात करने के लिए ऑथेंटिक एविडेंस का होना बड़ा जरूरी है। एविडेंस या लॉजिक के बगैर बात करना बेवकूफी की दलील है मेरे नुक्ता नजर से। कोई कॉन्क्रीट आपके पीछे बात हो, मतलब मैं जब बात करूं ना परफॉर्मेंस की, ठीक है, जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपैरिजन बीच में ना लाऊं। जब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या परफॉर्म किया, मैं ये बोलूं कि नवाज शरीफ ने क्या किया था, या मैं बोलूं जरदारी ने क्या किया था, मैं ये बोलूं कि शहबाज शरीफ ने क्या, वो छोड़ दो, मैंने क्या किया। तो अब यहां मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं परफॉर्मेंस पे बात करूंगा। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या परफॉर्म किया। बेशक आप जितनी बुरा भला कहना है कह लीजिए, जितनी गालियां देनी है, इसको सट्टा कह लीजिए, जुआ कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। 21 साल में 16 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के हैं, 16 साल, 5 साल मंदी के हैं, और मैं गिनवा सकता हूं आपको उन 5 साल में भी 4 साल इतनी सी मंदी है, सिर्फ 1 साल बड़ी मंदी है 2008। अगर आपको याद हो तो 2008 वॉज द क्रैश जिसमें मार्केट फ्रीज हुई थी। इन माई लाइफ, मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंज में यही एक क्रैश देखता हूं। मगर कहने वाले ये कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट पे बातें करते हैं, चाहे उनमें सहाफी हजरात हो या कोई भी हो, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। ये चार्ट आपके सामने, ये चार्ट मैंने कोई ड्राइंग के जरिए नहीं बनाया है, ये डेटा आपके पास भी है, आप भी देख ले जाके। ये ईयरली चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने मौजूद है। इसको देखिए, 2003 से लेकर मार्केट मुसलसल ऊपर ही गई है। और एक वीडियो में मैंने कहा था कि याद रखिएगा, जो तेजी की कैंडलें होती हैं हम चार्ट पे हमेशा वो ज्यादा होती हैं, मंदी की कम होती हैं। सिर्फ फर्क यह है कि मंदी इंसानी जज्बात में खौफ और पैनिक को क्या कहते हैं, खौफ और पैनिक की अलामत होती है। तो इस वजह से मंदी की कैंडल बड़ी बन जाती है या बड़ी नजर आती है। मगर दर हकीकत जो बुलिश या तेजी की कैंडलें होती है, जो तेजी होती है वो देरपा होती है और तसलसल के साथ होती है। ये मैं अपनी कई वीडियोस में ये बात समझा चुका हूं। तो अब यहां पर इस चार्ट में मैं यही दिखा रहा हूं कि 21 में से 16 साल तो सिर्फ तेजी के हैं, और जो 5 साल मंदी के हैं उसमें 1 साल वाकई मंदी है 2008, बाकी रीजनेबल मंदी है थोड़ी सी। अगर खास तौर पे देख ले, जब 17 में हमने हाई बनाया तो 17 और 18 पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उस वक्त मार्केट गिरी है, वरना उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में भी 2017, 18, 19 और 20 में, इवन 21, 19, 20, 21 में भी सरवाइव किया है। बेशक लो बना है मगर मार्केट ने सरवाइव किया है। कोई क्रैश सिचुएशन नहीं बनी है, बिल्कुल भी नहीं बनी है। मगर समझने की बात है कि 2014 से इस मुल्क में एक परेशानी क्रिएट कर दी गई थी, ठीक है जी। अब यहां पर मैंने आपको बॉक्स में कुछ चीजें दिखाई हैं। 2024 अब तक, 2024 अब तक 7,864 पॉइंट गेन कर चुका है, जो कि 12.59% बनते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 9 तारीख, यानी कि 3 महीने 9 दिन में हम 12.5% गेन कर चुके हैं 2024 में। फिर मैंने कुछ लास्ट 3 महीनों की बात की है नीचे, तो अगर मैं लास्ट 3 महीने की बात करूं तो 4-5% महीना के हिसाब से मार्केट बढ़ी है, जनवरी, फरवरी और फरवरी, मार्च और अप्रैल में। फरवरी मतलब अप्रैल तो अभी चल ही रहा है, अप्रैल में अब तक 5% बढ़ गई है, फरवरी और मार्च में 4% की रफ्तार से बढ़ रही है। और फिर यहां पर मैंने एक तस्करा कर दिया, अगर मैं हिस्टोरिकल मूव्स देखूं, ऐसा महीना ढूंढो जो हिस्टोरिकली
स्टॉक एक्सचेंज में शानदार रहा हो, तो वो था जनाब नवंबर 2023 का, जिसमें 16.53% मार्केट में। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मई 2013, मार्च 2009 और फरवरी 2005। तो जनाब ये तो थी तारीख को मैंने समझने की कोशिश की है। और यहां पर आखिर में जब हम जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कही है कि कल से सबक लो, आज में रहना सीखो। जो आज की जो रिसोर्स है, जो मौजूदा रिसोर्स है, उसके अंदर रहना सीखो। इसका मतलब ये है, कल की उम्मीद रखो। कल की उम्मीद का ताल्लुक मेरी कोशिश, काविश, कारकर्दगी से। अगर मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं अच्छी कारकर्दगी करूंगा, तो फिर मैं कल की उम्मीद अच्छी रख सकता हूं। और एक और अहम तरीन बात कि सवाल करना बंद ना करो। सवाल करना बंद ना करो से मतलब उन अल्बर्ट साहब का ये हो सकता है कि इल्म को आने दो, सीखने का अमल जारी रखो। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। कल से सबक लो, आज में रहना सीखो, कल की उम्मीद रखो, और अहम तरीन बात, इल्म हासिल करते रहो, सवाल करना बंद ना करो। अब आ जाते हैं जुमे के सेशन पे। सॉरी, जुमा कह रहा हूँ, ये जो ईद से पहले का आखिरी सेशन है, इंतहाई अमेजिंग सेशन। मैं पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूं कि बिलीव इट और नॉट, दिस इज हैपनिंग नाउ। तो बस वो मैंने सेशन दिखाया, कोई खास बात नहीं है। मेरा टारगेट तो 10 बजे ही अचीव हो गया था, 10 से पहले अचीव हो गया था। उसके बाद जो कुछ भी था, बोनस राइड थी 70,670 का हाई। ये सिर्फ आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो डेली कॉल में अपलोड करूंगा तो उसमें मैं आपको रैप अप नहीं दूंगा, इसलिए रैप अप चार्ट मैंने यहाँ दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 से पहले टारगेट अचीव हो गया। मुझे तो मोमेंटम 70,238 तक नजर आता था, मगर मार्केट चली गई माशाल्लाह 70,677 तक। तो बहरहाल 70,000 तो तय था। फिर मैंने वही स्लाइड रिपीट की है अपने उन भाइयों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो बेचारे सिर्फ रोना जानते हैं स्टॉक मार्केट पे। जब 70,000 हुआ, उस वक्त भी मैंने सोशल मीडिया और कई जगह पे देखा कि लोग कह रहे थे, यार क्या है भाई, मार्केट तो बहुत 70,000 हो गया, हमारे रेट तो नहीं आए, हमारे रेट तो नहीं आए। वो इस बात पे रोते हुए मुझे नजर आए। अगर वो रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? यकीनन उनको सोचना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने जो कहा है कि सवाल करना बंद ना करें, तो सोचें, सवाल करें, गौर करें कि आखिर क्या वजह है कि मेरे रेट नहीं आए। ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं आपके लिए। और आगे आखिर में मैं ये कहूंगा कि ईद के इस मुकद्दस मौके पर मोहब्बत, मेहरबानी और खुशियां फैलाएं। अल्लाह ताला आपको प्यार, हंसी और खुशी भरी ईद मुबारक करे। ये दिन आपके लिए बहुत यादगार हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ईद उल फितर एक लाजमी सबक देता है कि हम अपने दरमियान इख्तलाफात को दूर करें। ये एक मुकद्दस मौका है, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस सेलिब्रेशन है। तो एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत के साथ और हम आहंगी को फरोग दें, और हमें इसकी तलकीन भी करनी चाहिए। और हम पर फर्ज है कि हमसे कम नसीब, देखिए ईद उल फितर पे ही ज़कात है, रमज़ान में ही ज़कात है, और ईद उल फितर में ही फितरे का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमसे कम नसीब जो लोग हैं, जो हमसे कम नसीब है, तो उनका ख्याल रखें। और इसमें सब में खूबसूरत बात यह है कि जब हम अपने से कम नसीब का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हम शुक्रगुजारी की कैफियत में आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, अपने नसीबों पे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसको इज्तिमाई जश्न मनाएं पूरे पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम के साथ। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईद या जुमा, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, इस्लामी जितनी सेलिब्रेशन है वो इज्तिमाई सेलिब्रेशन है। और इसकी बरकत को ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी किसी सर्विस की जरूरत है, तो हमारा नंबर है 0345619043। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के हवाले से कोई कमेंट करना चाहें तो योर फीडबैक ऑलवेज मैटर्स। और आपके कमेंट्स होते हैं, तो अभी चूंकि लोगों की सवालात थे, गुफ्तगू थी, वो जमा हो रही थी, तो मैंने ये वीडियो बना दी। तो अगर आप लोगों के कमेंट होंगे, कोई ऐसा सवाल आप उठाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का हो, इंटरनेशनल मार्केट का हो, स्टॉक मार्केट का हो, हम इन तमाम मार्केट्स में काम करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके इन तमाम सवालों के जवाब दें। बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने का।
बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज।